और आ रहे हैं या सो गए हैं? वैसे ट्रांसमिसिबिलिटी और आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? किसी को अंदाजा है? किसी को पता है ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है और आइसोलेशन क्या होता है? सर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने पढ़ा था, स्टैटिक में पढ़ा था सर। अब वो थोड़ा रिवाइज नहीं हुआ। अच्छा, चलिए और आ जाओ, उनसे पूछते हैं किसी को अंदाजा है। तो मैं पूछा था वर्ड ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या मतलब होगा और आइसोलेशन का क्या मतलब होगा, तो क्या होना चाहिए कि कोई और बताए? कौन बताएगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है और आइसोलेशन क्या होता है? वैसे ट्रांसमिसिबिलिटी निकला हुआ है वर्ड ट्रांसमिट से। तो ट्रांसमिट मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन में ट्रांसमिसिबिलिटी जो निकला हुआ है ट्रांसमिट से, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना। और आइसोलेट मीन, आइसोलेशन आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कि कोरोना में हम आइसोलेट कर रहे हैं, तो आइसोलेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पर? क्या होना चाहिए आइसोलेट का? मीन के छुपा लेना। ठीक है ना? तो आइसोलेट वैसे हम क्या कर रहे हैं, अलग रखना है, उसमें आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं जैसे कि कोरोना में। लेकिन इसमें क्या, वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह उसमें आइसोलेट कर लेना, क्योंकि वो क्या करेगी, उसको रिड्यूस करेगी, वाइब्रेशन को सिस्टम में वो कम से कम करने की करेगी। कुछ आइसोलेट लगे होते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर जैसे हम स्टैंडर्ड सिस्टम लेते हैं, मास से कोई भी, उसमें नीचे आइसोलेटर लगे होते हैं। तो नीचे क्या है, फाउंडेशन है। नीचे क्या है, फाउंडेशन है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मास है, मास में हमारे पास क्या है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेते हैं, वर्टिकल भी लेते हैं। हम नॉर्मली वर्टिकल कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल में इसमें आइसोलेटर लगे हुए हैं। आइसोलेटर में क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है और डैम्पर दोनों कंसीडर किए जाते हैं। आइसोलेटर का काम क्या होता है, इसकी वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना। जैसे कि ये वाइब्रेशन होगी तो आपस क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करने की करेगा वाइब्रेशन को आइसोलेटर्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कि वाइब्रेशन सिस्टम में कम से कम हो, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट और डैम्पर्स लगे होते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, वाइब्रेशन को एडजस्ट करने की करेंगे। और जो मूवमेंट होगी, एक्स डायरेक्शन नीचे होती है, तो हम आपस नॉर्मली फ्री बॉडी डायग्राम में बस साइड में शो करते हैं, जबकि बॉटम की तरफ हो रही होती है। तो आपस ये वाली वाइब्रेशन जो है हमारे पास कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाएगी फाउंडेशन पे। तो मूवमेंट तो हो रही, जो वाइब्रेशन की जो ट्रांसमिट हो रही है, तो हो सकता है ये इसका शेप चेंज कर ले, इतनी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसकी फोर्सेस की वजह से हमारे पास शेप चेंज कर ले या मोशन इसमें क्रिएट हो जाए। तो ये क्या होगा, ट्रांसमिशन होगी वाइब्रेशन की। तो इस तरह इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, आइसोलेटर मीन इसको हम कम से कम कर रहे हैं वाइब्रेशन को, तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। अब क्लियर हो गया?
अब क्लियर है ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, इसमें वाइब्रेशन और आइसोलेशन किसको बोलते हैं। तो नॉर्मली ट्रांसमिसिबिलिटी जो हमारे पास रेशियो ली जाती है ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। तो नॉर्मली क्या है, ये रेशियो है फोर्स कितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं फाउंडेशन पे टू द फोर्स जो हमारे पास इम्प्रेस्ड ऑन द सिस्टम या अपॉन द सिस्टम। तो हमारे पास रेशियो है जो फोर्स ट्रांसमिट कितनी कर रहे हैं फाउंडेशन पे, ट्रांसमिटेबिलिटी है तो फोर्स कितनी आई है, जैसे कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, फोर्स कितनी ट्रांसमिट हुई है, तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट, इसमें भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, फोर्स कितनी ट्रांसमिट हुई है फाउंडेशन में, डिवाइड करना है हमने फोर्स जो है कितनी हमने अप्लाई की है ऊपर से, ठीक है। तो यही पता हुआ है फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एफ टी से रिप्रेजेंट किया और फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन द सिस्टम एफ ओ, तो टी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको नॉर्मल ट्रांसमिशन को। तो इसमें क्या है हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, तो मैं नॉर्मली फार्मूले डिस्कस करूंगा और इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन पूरी में नहीं जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बताया हुआ है, एक सिस्टम है मास रेस्पॉन्स ड्यू टू हार्मोनिक एक्साइटेशन ऑफ द सपोर्ट। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला निकालते हैं वैसे। तो ट्रांसमिसिबिलिटी का हम फार्मूला डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ प्रोसीजर किस तरह है। तो यहाँ पर हमारे पास मास लिया हुआ है, यहाँ पर आइसोलेटर या हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक स्प्रिंग और एक डैम्पर लगा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ जब हमारे पास फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, मास की वजह से इसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती है, तो जो वाइब्रेशन होगी वो नीचे ट्रांसमिट होने की करेगी। तो हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग जो है मूव करेगा नीचे करेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, जब भी हमारे पास ये इस पे फोर्स डालेगा तो ये भी नीचे मूव करने करेगा। ऊपर से जो फोर्स आ रही है वो एक्स से जो नीचे मूवमेंट हो रही है, और यहाँ से जो आ रही है इसकी फोर्सेस की वजह से वो है कौन सी है, वाई। तो हम बोल सकते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाई है, उसमें क्या शो किया गया, हमने उसमें ये शो किया है कि हमारे पास क्या है, ये नीचे मूव करने करेगा मास, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसमें रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस करेगा वो क्या होती है, वैसे नॉर्मली हम स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जैसे हम लेते हैं स्प्रिंग फोर्स के एक्स लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ एक्ट करती है तो के एक्स होती है नॉर्मली, तो के एक्स वो है, और माइनस जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो हमारे पास माइनस वाई कर रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली सी एक्स डॉट होता है नॉर्मली डैम्पर्स के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर सी एक्स डॉट माइनस क्या हो जाएगा वाई डॉट, क्योंकि यहाँ पास ये भी हमारे पास नीचे हो सकता है कि मोशन की वजह से मूवमेंट हो गई हो। तो ये हम लेते हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास एम एक्स डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फोर्स एक्ट किया तो उसके वजह से कोई ना कोई मूवमेंट नीचे हो रही होती है, तो इफेक्टिव फोर्सेज ये है, ये एक्सटर्नल फोर्सेज है। तो हमने इसको रिजोल्व किया गया है माइनस के एक्स माइनस वाई जो हमने लिया था माइनस सी एक्स डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स डबल डैश। तो इसको हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और सी वाई वाले टर्म जो है हमने सेपरेट कर लिए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस के वाई, तो हमने के वाई इस तरफ ले लिया है, माइनस सी एक्स डैश, तो इनके पॉजिटिव वगैरह एक तरफ ले रहे हैं, नेगेटिव इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस सी एक्स डैश माइनस प्लस प्लस सी वाई डैश, तो सी वाई डैश ये आ गया, और यहाँ पर के वाई प्लस आया था तो ये यहाँ रह गए, तो ये माइनस में था, ये माइनस के एक्स तो उस तरफ लेके गए हैं, एम एक्स डबल डैश प्लस के एक्स हो गया, इस तरह माइनस सी एक्स डैश है तो इसको हम उस तरह लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन गई। तो अब डिस्टेंस में जो चेंजेस आ रही है वो कितनी आ रही है, नॉर्मली हमारे पास हम ले रहे थे ये वाले ले रहे थे, जेड टी इजिकल एक्स टी माइनस वाई टी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एम एक्स डबल डैश, तो हमारे पास जेड के फॉर्म में शो किया गया है यहाँ पर तो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एम एक्स डबल डैश के लिए ऐसे शो किया गया है, तो हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, हमारे पास वाई में डिफ्लेक्शन आ रही है, नीचे मूवमेंट आ रही है, तो हमारे वाई के लिए ऐसे शो किया गया, और यहाँ पर नॉर्मली स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास एम ए, तो हमारे पास एम हम एम एक्स डबल डैश ले रहे थे, एम जेड डबल डैश प्लस सी जेड डैश ले लिया प्लस के जेड, तो हमारे पास नॉर्मली हम इस तरह शो करते थे एम एक्स डबल डैश प्लस सी एक्स डैश प्लस के एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या लेते थे एम
ए डबल डैश या जिस चीज़ में चेंजिंग आ रही है, या एफ लेते थे। तो यहाँ पर हमने इसको डिफरेंस शो करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है जेड से, क्योंकि के और एक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन करता। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको हमने क्या किया है, इसको एम से डिवाइड कर लिया है, फिर इसको ओमेगा एन और सीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है हमने। ठीक है, तो ये वहां से है ओमेगा एन जीटा के फॉर्म में किया है, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, एम डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है सी बाय सी सी क्या होता है, तो सी सी की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, उसको पुट करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट प्रोसेस करके आपने ये इक्वेशन के स्टेप्स देख लेना। तो इनको हमने सोल्व करके फिर हमने क्या लिखा है कि हमने फोर्स जो अप्लाई की थी साइन ओमेगा टी माइनस 5 अप्लाई की थी, तो उसको हमने कंसीडर किया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको हमने नॉर्मली बताया कि ये इस फॉर्म में इक्वेशन थी, तो उसके बाद हमने बता दिया है ये वाले फार्मूले जो नॉर्मली हैं ट्रांसमिसिबिलिटी के यूज होते हैं। तो इसमें ये वाला फार्मूला मेनली यूज का है, ये दोनों ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई। एक वाला ये वाला फार्मूला आपने रिमेंबर करना है। दूसरा ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू आर कमा जीटा, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आर पे और जीटा पे, डैम्पिंग रेशियो पे और जीटा पे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यूज हो रहा होगा। तो अब बताया कि मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा आर मैक्सिमम, वो आता है किस पे आता है, आर मैक्सिमम की वैल्यू बताई गई है, तो हमारे पास आती है वो 1/2 जीटा अंडर रूट में 1 प्लस 8 जीटा स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2, तो इस तरह आएगी। ठीक है, और टी मैक्सिमम जो आएगा इस हिसाब से आएगा। ठीक है, अब यहाँ बताया आइसोलेशन वर्सेस एम्पलीफिकेशन क्या होता है। द बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम लार्ज एक्सीलरेशन ऑफ बेस ओनली, तभी हम आइसोलेट करते हैं जब टी जो है लेस देन 1 हो, टी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी लेस देन 1 हो, दिस ऑक्योर व्हेन आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2। ये तभी होता है जब आर जो हमारे पास है, आर क्या होता है ओमेगा बाय ओमेगा एन ग्रेटर देन अंडर रूट 2 हो जाए, और दिस रीजन के लिए आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2 होगा, तब उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, जब भी आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2 होगा तो उसको हम रेंज ऑफ आइसोलेशन बोलेंगे। आर क्या होता है ओमेगा बाय ओमेगा एन, अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन या आर लेस देन अंडर रूट 2 हो तो रेंज इज एम्पलीफिकेशन। तो उस टाइम हम एम्पलीफिकेशन का जब अंडर रूट 2 से कम हो। आइसोलेशन कब ऑकर होती है बताया, व्हेन आइसोलेशन ऑकर एंड इंक्रीज इन जीटा हिंडर आइसोलेशन। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, आइसोलेशन ऑकर होगी जब, तो हमारे पास क्या इंक्रीज इन जीटा जब बढ़ जाएगी तो हमारे पास ये आइसोलेशन को हिंडर कर लेगा। बेटर आइसोलेशन ऑक्योर फॉर स्मॉलर डैम्पिंग रेशियो, तो ये कभी तब ऑक्योर होगी आइसोलेशन बेटर जब हमारे पास डैम्पिंग रेशियो या जीटा वैल्यू कम होगी। इस पे एक नुमेकर कर रहे हैं, a 50 kg laboratory experiment is to be mounted onto a table in a laboratory। तो एक बताया एक 50 kg है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इस टू बी माउंटेड ऑन अ टेबल इन अ लेबोरेटरी, तो एक इक्विपमेंट है जिसको हमने क्या करना है, टेबल पर रखना है लेबोरेटरी में। द टेबल which is rigidly attached to the floor is vibrating। अब टेबल जो अटैच की गई है फ्लोर पे वो वाइब्रेट कर रही है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द अदर मशीनरी, तो दूसरी मशीनरी इसके साथ में ऑपरेट कर रही हैं, तो उसकी वजह से ये टेबल जो है वाइब्रेट कर रही है। तो measurements indicate that the floor acceleration amplitude is 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेजरमेंट की गई डिफरेंट, तो उससे पता चला कि एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आ रहा है इसका, जो वो कितना आ रहा है, जो दूसरी वाइब्रेशन की वजह से 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट्स वाइब्रेट एट 100 हर्ट्ज। तो ये वाइब्रेट हो रही है 100 हर्ट्ज पे। तो 100 हर्ट्ज क्या था, हमने पिछले नंबर में जो लास्ट किए थे कल, उसमें क्या था ओमेगा ले रहे थे, 100 हर्ट्ज जो है ओमेगा आ जाएगा। तो accurate use of equipment require that its acceleration amplitude to be limited to
0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमारे पास एक्यूरेट इक्विपमेंट की यूजेज चाहिए तो हमने क्या करना है, वाइब्रेशन को लिमिट करना चाहिए 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। ठीक है, तो हमारे पास ये बताया हुआ है कि हमारे पास पहले वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है तो हमारे पास इतने तक लिमिट करना है। तो पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द माउंटेन ऑफ द डैम्पिंग रेशियो। अब हमने के फाइंड आउट करनी है, स्टिफनेस मीन के हमने के फाइंड आउट करनी है ऑफ द डैम्पिंग माउंटिंग ऑफ द डैम्पिंग रेशियो 0.1, जिसमें डैम्पिंग रेशियो क्या हो जाए 0.1 दैट कैन बी यूज टू लिमिट एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड टू 0.6, जो लिमिट करे 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एम्पलीट्यूड रेशियो को। तो हमें के फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है के डिफरेंट फार्मूला है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, इक्विपमेंट लिया गया है तो हमारे पास एफ इज के एक्स होता है एक फार्मूला, हमारे पास दूसरा होता है ओमेगा एन इज के बाय अंडर रूट के बाय एम। तो हम नॉर्मली ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं अंडर रूट के बाय एम से। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें गिवन है। तो के इज टू हमने उससे निकाला ओमेगा एन इज अंडर के बाय एम से, तो हमने स्क्वायर करके फिर हमने इस फॉर्मूला लिखा है के इज एम ओमेगा एन स्क्वायर से। ठीक है, तो अभी हमारे पास ओमेगा एन नहीं गिवन। ठीक है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला पता है आर इज टू ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है। तो आर क्या गिवन है हमें, आर भी इस टाइम अभी हमें नहीं गिवन है। तो आर को हमने फाइंड आउट करना है। अब आर हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, आर को निकालने के लिए हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी के फॉर्मूले में भी आर यूज हो रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी हमें अभी गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, ट्रांसमिसिबिलिटी इसमें निकालनी है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी मिल जाएगी, फिर हमारे पास डायरेक्टली आर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, तो हमारे पास ये इसमें आर होना चाहिए और जीटा होना चाहिए। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमारे पास टी एक्स अपॉन वाई या टी ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई के यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी है, सेफ लिमिट तक वो है ऊपर है, तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, और जो मैक्सिमम ऑपरेट हो रही है एम्पलीट्यूड मिल रहा है हमें पास एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड जो लिमिटेड किया जा रहा है हमारे पास कितना है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, और आखिर कितना हो रहा है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हमने डिवाइड कर लिया 0.6 डिवाइड बाय 1.2 से। तो हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी आती है 0.5 रेशियो आ रहा है। तो 0.5 आ रहा है, इससे हम आर निकालना चाह रहे हैं। अब बताया गया हमारे पास डैम्पिंग रेशियो जीटा जो हमारे पास गिवन है 0.1 है। जीटा क्या है यहाँ पर 0.1 है, तो हम इसमें पुट करेंगे ये किसके बराबर है, टी आर फाइव इजिकल टू 1 प्लस 2, हमारे पास क्या है इसका फार्मूला हमने जो पढ़ा है अभी, तो 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। तो 0.5 आ गया इसकी जगह, प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जीटा क्या 1.1 इंटू आर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर आ गया। जीटा या 0.1 लिख लिया। तो इसको हम बहुत साइड स्क्वायर कर रहे हैं, पहले बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने कर रहे हैं। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है 1 प्लस 0.02 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस, तो इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी आर पावर 4 के फॉर्म में, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसको आप जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आर स्क्वायर कॉमन लेके आप रूट ले लें भले, तो आपके पास आपका क्या हो जाएगा ये, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी आर की 1.76 आ जाएगा। ठीक है, 1.76 आ गए। तो हमें पता है ओमेगा कितना है 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज को हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे थे, तो 100 हर्ट्ज है तो उसको हम 2 पाई से सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 6.28 मीन 628 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा ये वाला। तो आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन है। आर क्या है
r इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो उसमें हम पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है अभी, r गिवन है और ओमेगा गिवन है। तो हमने ओमेगा एन फाइंड आउट करना था, तो हम ओमेगा एन निकाल सकते हैं। कैसे, इसको इस तरफ लेके जाए ओमेगा एन को, r को नीचे लेके आए, तो ओमेगा अपान r लेना है हमने। ओमेगा कितना निकाला है हमने, 6.28 एक्सपोनेंट 2, और r हमने क्या निकाला था, r अभी अभी हमने निकाला है, वो निकाला है कितना, 1.76, ये रहा। तो इससे हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाए 3.57 एक्सपोनेंट 2 रेडियन पर सेकेंड। अब स्टिफनेस के लिए हमने जो फार्मूला पहले हमने 1 करके दिया था, तो उसमें हमने ये वैल्यूज पुट करने, के इज एम ओमेगा एन स्क्वायर, जो हमारे पास आया था ओमेगा एन इज इक्वल टू के बाय एम से, तो उस फार्मूले में हमने पुट कर लिया ये वाला, के इज इक्वल टू एम ओमेगा एन स्क्वायर। तो एम कितना है हमारे पास, 50 केजी है, इक्विपमेंट का वेट कितना है 50 केजी है, और ये ओमेगा एन कितना है 3.57 एक्सपोनेंट 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.39 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर। सही है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हमने मालूम करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द माउंटिंग कितनी आएगी। डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जीटा इज इक्वल टू वाई इंटू ये वाला सिंबल है जो एक ही था, तो इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, तो ये आप देख लेना क्या है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला यूज करना है डिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जीटा टी इज इक्वल टू जेड साइन ये वाला है जेड टी, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करना है जेड इंटू ए। तो अब हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी वो हम देखेंगे, y किस तरह आता है और ये वाला हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास y का फार्मूला जो हमारे पास है, आप ये रिमेंबर कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पास कैसे डायरेक्टली हम आप रिमेंबर कर लें ओमेगा स्क्वायर वाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई कितना आया था, हमने हमने जो जो रिफ्लेक्शन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, तो वो हम ले रहे थे, एक्सेलरेशन वाइब्रेशन हो रही थी, वो ओमेगा स्क्वायर वाई ले रहे थे, तो 1.2 है ये, ठीक है। तो 1.2 हमने लिख लिया, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, तो ओमेगा क्या है हमारे पास 6.2 है एक्सपोनेंट 2, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 3.04 एक्सपोनेंट 6 माइनस 6 मीटर। तो स्टडी इंस्टेड एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, और इसका फार्मूला जो है आपने डायरेक्टली रिमेंबर करना है, जो है वाइब्रेशन ट्रांसमिबिलिटी के लिए। तो इसका फार्मूला क्या था, हमने ये हमने बल्कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसका। तो इसका फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये था आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें आर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, आर कितना है 1.76, तो 1.76 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1.76 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा कितना है 0.1 इंटू 1.76 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.46, तो 1.46 आ गया, इसको वैल्यू दोनों की हमने इसमें पुट कर ली, तो अगर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है 3.04 एक्सपोनेंट माइनस 6 इंटू 1.46, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपस कितना आ जाएगा 4.43 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर आ जाएगा। सही है, ये नंबर को क्लियर है। सर जेड इज इक्वल टू वाई, सर ये फार्मूला कहाँ से आया हमारा? कौन सा रहा, सर जेड इज इक्वल टू वाई, सर वाई को क्या कहते हैं हम? एक को पता सिंबल देखना पड़ेगा क्या है, तो ये वाला यहाँ से आया, जो हमने पहले अभी थ्योरी देखी थी, जैसे यस मैंने सर। तो उसमें ये वाला लिखा हुआ है वेयर जेड इज इक्वल टू वाई, और ये वाला जो हमने लिया है ये हमने कल पढ़ा था, जी कल सर। वाले लेक्चर में इसकी वैल्यू निकाली थी, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी किए थे लास्ट में, जी सर, जी लास्ट लेक्चर में किए थे जो। ठीक है ना। उसमें ये फार्मूला सेम यूज़ किया था, दिखा भी देता हूँ दोबारा।
किस नाम, फोर्स नाम से था। और लेक्चर सारे मिल गए होंगे आपको। LMS पे अपलोड हुए सर सारे। जी हाँ, यही है। तो हमने कल पढ़ा था ये वाला फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन में, तो इसमें ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था कल। ठीक है ना, तो इसके हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। ये वाला यूज़ भी किया था फार्मूला, तो वही वाला फार्मूला हमने यूज़ किया ये वाला। ठीक है। अब वाइब्रेशन आइसोलेशन है, वाइब्रेशन आइसोलेशन का मैंने एग्जांपल स्टार्ट में दे दिया था। तो आइसोलेट करते हैं वाइब्रेशन को। आइसोलेट किस तरह करते हैं, जिसमें आइसोलेटर लगाते हैं। आइसोलेटर में क्या होता है, हमारे पास डैम्पर लगा होता है और स्प्रिंग लगा होता है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आइसोलेट करने की करेगा, कोशिश करेगा कि फाउंडेशन पे फोर्स इतनी ट्रांसमिट ना हो। तो ट्रांसमिट हमने बोला पढ़ा था कि रेशियो है किसका है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू दी फोर्स अप्लाइड कितना है, फोर्स ट्रांसमिट कितना कर रहे हैं टू दी फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो इस तरह ये हमने डिफरेंट इक्वेशंस यूज की गई हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए ये बताया वाइब्रेशन आइसोलेशन तब होगी जब हमने अभी अभी कंडीशन पढ़ी थी, जब हमारे पास आर इज ग्रेटर देन √2 होगा, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। जबकि लेस देन 2 होगा तो हमारे पास क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन, जो हमने अभी अभी न्यूमेरिकल से पहले पढ़ा है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। और ये ठीक है, अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है इसमें, एन एयर कंडीशनर वेट 250 पाउंड एंड इज ड्रिवन बाय अ मोटर एट 500 आरपीएम। एक एयर कंडीशनर है जिसका वेट कितना है, 250 पाउंड है। ठीक है, तो पहले हमें मास में बताया हुआ था, वेट बताया हुआ है, तो कितना है, 250 पाउंड है एंड ड्रिवन बाय अ मोटर एट 500 आरपीएम। जो यहाँ पर ड्रिवन की जा रही है मोटर से, जिसकी रोटेशन है 500 आरपीएम। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्टैटिक डेफ्लेक्शन, तो हमने डेफ्लेक्शन बतानी है ऑफ एन अनडेप्ड आइसोलेटर की टू अचीव 80% ऑफ आइसोलेशन। तो आप बस डेफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। डेफ्लेक्शन किस तरह मिलेगी, तो हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास 80% आइसोलेशन मिल जाए। मीन के हमारे पास 20% वाइब्रेशन आगे जा रही है, मीन के 80% हमने क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ या कुछ और हुआ, देखें, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्टैटिक डेफ्लेक्शन ऑफ एन अनडैम्प्ड आइसोलेटर, क्या होगी स्टैटिक डेफ्लेक्शन जबकि अनडैम्प्ड आइसोलेटर हम यूज कर रहे हैं टू अचीव 80% ऑफ आइसोलेशन। तो 80% जो है हमारे पास, सपोज कर 100% हमारे पास वाइब्रेशन आ रही है, तो 80% हमने यूटिलाइज करते तो बकाया कितनी जाएगी बेस में, 20%। ठीक है, तो ये बताए और बताएं कितना होगा ये, और इफ जीटा इज इक्वल टू 0 और जीटा इज इक्वल टू 0.1। तो ये दो केसेस बताए हुए हैं, तो डेफ्लेक्शन कितनी होगी हमारे पास, जीटा 0 के लिए और जीटा 0.1 के लिए। तो डेफ्लेक्शन का फॉर्मूला नॉर्मली हमारे पास लिया जाता है जो डेल्टा एस टी जी बाय ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लें, डेफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर किलोग्राम में होता तो हम क्या लेते हैं, एमकेएस सिस्टम। तो अभी हमारे पास क्या है, ये पाउंड में दिया हुआ है, तो भले आप वेट को कन्वर्ट कर लें, यानी तो एमकेएस में, फिर आप डायरेक्टली एमकेएस सिस्टम से कर लें, यानी तो आपने अगर इससे कर रहे हैं तो आपके पास एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर वेट को कन्वर्ट करेंगे फिर आपको लाजमी बात है जीबी 9.81 लेनी पड़ेगी, यही होगा। ठीक है, तो पक्का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएंगे, तो वैल्यूज ऐसा चेंज होती जाएंगी, मीटर में आती जाएंगी, तो मर्जी आपकी जिस हिसाब से करें। तो डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन हमें नहीं गिवन, तो ओमेगा एन क्या है हमारे पास, √k/m। तो अब भी हमारे पास क्या है, क्या क्या नहीं गिवन है हमारे पास, ओमेगा एन फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीजें नहीं गिवन है।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जी तो गिवन है, ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। ओमेगा एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन। तो हमारे पास ओमेगा गिवन होना चाहिए, तो क्या हमें इसमें गिवन है कितनी हमारे पास ओमेगा होनी चाहिए, ओमेगा बताया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आर हमने फाइंड आउट करना है। अब आर कैसे फाइंड आउट करें, आर के लिए हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, तो वो वाला यूज करेंगे। तो अब ट्रांसमिसिबिलिटी का ये भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास क्या कर रहे हैं, पहले हमें पता है कि ट्रांसमिट की डेफिनेशन क्या है, हमें बताया कि 80% हमने अचीव कर लिया आइसोलेशन, 20% हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि डेफिनेशन क्या है, टी इज इक्वल टू एफ टी बाई एफ नॉट, एफ टी बाई एफ नॉट। तो वहाँ पर एफ टी बाई एफ नॉट है, तो ये 0.2 आ गया। तो ठीक है, तो ये 0.2 हमने ले लिया, तो टी आर क्या है हमारे पास 0.2 आ गया। तो डायरेक्टली हमें पता है कि 0.2 आ जाएगा, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, भले एफ टी बाई एफ नॉट के फॉर्म में ना लिखें, भले टी आर के फॉर्म में लिखने, जैसे कि 20% हमारे पास है, तो एफ टी आर इज 0.2 है। तो जीटा कितना लिया गया पहले केस में, 0। तो जीटा 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, सही है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, यही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर करके, यस। सही है ना, तो हमने इसको होल स्क्वायर करके अब बताया कि वाइब्रेशन आइसोलेशन तभी होगी तब हमारे पास जब आर ग्रेटर देन अंडर रूट 2 होगा। तो 0.2 इसको होल स्क्वायर करके आपने रिजोल्व कर देंगे, तो 0.2 करके होल स्क्वायर हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, तो 1 आर स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ रही है 2.45। तो ये हम पुट कर रहे हैं इसमें ओमेगा बाय आर में। तो ओमेगा में गिवन है 500 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये मिल जाएगा, हमारे पास पर मिनट है तो डिवाइड बाय 60 भी करेंगे, तो हम पर इससे ओमेगा मिल जाएगा, डिवाइड बाय 2.45, इससे ओमेगा एन मिल जाएगा। ओमेगा एन हमें पता है कितना आ गया, ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया 21.4, ठीक है। तो ओमेगा एन आ गया 21.4। तो हमारे पास अब इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अब ओमेगा एन निकल गया हमारे पास। तो ओमेगा एन जो हमारे पास आ गया डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा एन। तो ये फॉर्मूला वैसे यहाँ से निकला हुआ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं जी इज 32.2 और ओमेगा एन 21.4, जो हमारे पास है होल स्क्वायर, तो 0.07 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सही है, समझ में आ गया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट करना है, यस। क्या ना, इस तरह इसका सेकंड पार्ट करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही मेथड है, लेकिन उसमें क्या करना है, हमने 0.1 वैल्यू लेनी है जीटा की। जीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 0.1। बकाया मेथड सेम ही है जैसे हम पहले किया है। तो जीटा 0.1 होगा, तो हमें ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे आएगी, 1+2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2.1 आर होल स्क्वायर। तो हमें ट्रांसमिसिबिलिटी 0.2 थी, तो 0.2 ले रहे हैं। तो ये आर पावर 4, इसको आप स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आर पावर 4 माइनस 2.96 आर स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इक्वेशन है एच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा माइनस 3.64 और ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, चूज करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे इसकी। तो इसका आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो आपका 2.57 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.57 हम ले रहे हैं, तो इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे ओमेगा एन कितना आएगा, ओमेगा बाय 2.57, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.4, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0775 फीट डिफ्लेक्शन आ जाएगी, या इंच में इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 3.14 से मल्टीप्लाई करके।
सही है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। इसके जो और न्यूमेरिकल हैं हमने जो किए हैं ये वाला बुक से किए हैं। तो हम देख रहे थे, तो हम काफ़ी न्यूमेरिकल जो है यहाँ से कर रहे हैं देखा जाए तो। देखें हमने कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल किए हुए हैं। तो हमने इसकी जनरल थ्योरी आप पढ़ लेना बुक से जो हमने पढ़े थे, और इसमें हमने कल न्यूमेरिकल किए थे कुछ रोटेटिंग अनबैलेंस का हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रोटेटिंग अनबैलेंस का हमने कुछ डिस्कस किया था, तो उसका डायरेक्टली फार्मूला करके फिर हमने न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, फिर हम आगे थे आइसोलेटर पे आए हैं। द रिस्पॉन्स ड्यू टू हार्मोनिक एक्साइटेशन सपोर्ट, इसको आप ये भी बोल सकते हैं टॉपिक को नाम। तो ये वाइब्रेशन आइसोलेशन या यही वाला टॉपिक सेम ही है। इसमें ट्रांसमिटर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ये वाला है 50 के जी लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये वाला हमने नंबर किया है। ठीक है, इस तरह ये वाला भी आप कर लेना, सेम ही मेथड है। तो ये असाइनमेंट में लिखने वाले एग्जाम्पल 4.8। असाइनमेंट में लिखना है ये वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 4.8। ये हमने किया है अभी अभी।
4.10, भाई ये दो लिखे और मैं न्यूमेरिकल दे दूंगा आपको। तो एक तो 4.8 करना है, 4.10 करना है असाइनमेंट में, और आपको मिल जाएंगे। फोर पॉइंट थ्री भी ऐड कर लें, 4.3, 4.8, 4.10। ठीक है, ये असाइनमेंट में न्यूमेरिकल सही है, क्लियर है। और देखेंगे और जो भी होंगे ऐड कर लेंगे। अभी ये 3 न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट में ऐड कर लें, तो ये हम बुक कर रहे हैं इससे, मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड थ्योरी बाय ग्राम कैली। सही है, क्लियर है। ये दूसरों को भी मैसेज ट्रांसफर कर देना कि ये वाली असाइनमेंट करनी है, इसमें और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे एक दो। सही है, सबको क्लियर है ये बात। यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना। और जो है मिड हमारा होगा 9th को। जी सर, वो तो डेट शिफ्ट कर दिए 9। चले सही है, 9 को आपका मिड हो जाएगा। चले आज का सेशन यहीं तक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर मिड जो आएगा सर, बुक में से आएगा या फिर आउट ऑफ बुक होगा, जो पढ़ा है उसमें से? बुक से ही आएगा, लाजमी बात है। 2 बुक्स मैंने रेफर की हुई हैं, और नेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ओपन नेट बुक है। ठीक है ना। कुछ फार्मूले अगर मैं आई का नहीं दे रहा हूँ कहीं कहीं पे, तो वो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा होगा जो आपको नेट से इजीली मिल जाएगा। जैसे मैंने क्विज में तो और हमने, सर ये जो असाइनमेंट भी होगा ये? हाँ, जैसा कि मैंने क्विज में तो मैंने आई की वैल्यू दे दी थी। क्विज में आपने जी देखा सर। होगा, ठीक है ना। उसमें अगर नहीं गिवन तो मतलब कि दी हुई होगी, अगर नहीं गिवन तो वो होगा मतलब कि स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, जो नेट से इजीली मिल जाएगा। क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल में। फिर भी देखते हैं किस तरह होता है। जी सर। सर असाइनमेंट ये वन है जो अभी 4.3 4.8 उसमें? जी हाँ, असाइनमेंट 1 है। तो और क्वेश्चन एक दो मैं ऐड कर लूँगा, या तो ये 3 तो करें लाजमी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलें, आज का सेशन यहीं तक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और थ्योरी जो है बुक से भले पढ़ लें, जो मैंने ठीक है सर, बताई है। शुक्रिया। चलें ठीक है, ओके।